हाय सोनी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? फाइन सर। Just wait for like 4 5 minutes and then we'll start. ओके सर। करें, स्टार्ट करें।
Yes, sir. Okay, so we have like दो नए बच्चे भी हैं हमारे पास, those who are joined today only. I'll just take a brief कि लॉ में क्या है, कि थोड़ा सा एक ब्रीफ कि लॉ क्या है, कितने मार्क्स का है, कितना नहीं, एंड उसके बाद मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट पे जो मैंने लास्ट क्लास में बनाया था. I would like to hear like from someone from your side, maybe last class में present से पहले, कि आपको क्या समझ में आया है and कितना कुछ आपको पता लगा है, एंड उसके बाद I'll start the new things. Okay, तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं. तो वेलकम the new joiners, and I think it's Ashu and Prati. So this will be our first class. So the very first thing I would like to say you all welcome. And मेरे बारे में थोड़ा सा बाकी बच्चे लोग, I'm actually a chartered accountant. I've been qualified in 2016 and I've been working in the industry from like 5-6 years, and I'm into that teaching profession, which is I've been into like for about 7 to 8 years in the teaching profession. Okay, so coming on to what you will be studying in CA, जो कि आपके I think accounts class में accounts class में आपको बता दिया होगा. I'll just take upon the more things. Sir. Yes. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. अभी आ रही है? Yes, सर अब क्लियर है. Okay. तो I'll say कि लॉ में जो है वो दो पार्ट के अंदर हमारी एक लॉ डिवाइडेड है. वन इज योर बिजनेस लॉ, सेकंड वन इज योर बिजनेस रिपोर्टिंग, एंड जो भी आपको राइटिंग है, बिजनेस राइटिंग एंड रिपोर्टिंग. So business law is of your 60% and business reporting is of your 40%. So first in this class हम लोग business law take up करेंगे, and in the later time of the class, not in this time but later time of the batch, हम लोग business reporting and writing cover up करेंगे. And business law में there are 5 acts which we have to study, like not in exact that to study, but yeah हम लोग उसमें. Am I clear now? Yes, sir. Okay. तो हम लोग बिजनेस लॉ में सबसे पहले हमारे 5 चैप्टर्स हैं, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास एज वेल, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था. वन इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकंड वन इज योर पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड योर कंपनीज एक्ट. सो हम लोग थोड़ा सा डीप में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे. बाकी वो विल जस्ट लाइक समवेयर विल टच बेस like in companies act and limited liability partnership, and सब में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, that is your partnership act, जो कि आपने स्कूल टाइम में पढ़ा था कि ए पार्टनरशिप है विद बी एंड सी, एंड उसका रेशियो इतना था, एंड उसका रेशियो इतना था, ड्राइंग रेशियो इतना था, एंड एग्जिट रेशियो इतना था, एंड इसमें प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इतना था, एंड प्रॉफिट शेयरिंग इतना था. वो सारी चीज. आपकी आवाज अटक रही है, धीरे धीरे आ रही है और बीच बीच में सब शब्द भी गायब हो रहे हैं. मैम मेरे साइड पे तो इंटरनेट बिल्कुल ओके है, एंड आई थिंक आपके साइड पे इंटरनेट में कुछ इशू तो नहीं है. एक बार आप चेक करेंगे प्लीज. सर ये शायद आपके हेडफोन की वजह से हो रहा है. हेडफोन्स भी एकदम ओके है, ऑफिस में भी यूज करता हूँ ये वाले हेडफोन्स को. अभी ठीक आ रही है आपको? बस अभी ठीक आ रही है? Yes, sir, clear. ओके. नहीं सर. सॉरी. हाँ, तो जैसे पार्टनरशिप एक्ट था तो हम लोग उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे. बाकी जो कंपनीज एक्ट है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसको हम थोड़ा सा टच बेस करके निकल जाएंगे, एंड ज्यादा नहीं पढ़ेंगे उसको. तो फर्स्ट क्लास में जो कि बेसिकली हमारी जो पढ़ने की जो फर्स्ट क्लास थी, दैट इज द लास्ट क्लास, हमने यहाँ पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो लाइक एनीबडी फ्रॉम यू जो भी फर्स्ट क्लास में दोज आर प्रेजेंट, आप टेकअप करना चाहोगे? इफ यू रिमेम्बर लाइक हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था, एंड व्हाट वी all covered. And before that, to the new joiners, I'd say, जो कि मैंने फर्स्ट में सेकंड क्लास में भी कहा है, लॉ को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि ये आपकी आप ABCD जैसे आपने नर्सरी में सीखी थी, आप ABCD सीख रहे हैं. आप ये कभी मत सोचना कि जो आप अकाउंट्स पढ़ के आए हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको अकाउंट समझ में आने लग गया था, आप मैथ्स आपको समझ में आने लग गया था, या फिर इकोनॉमिक्स आपको समझ में आने लग गया था. ये आपका एंटायरली न्यू सब्जेक्ट है, एंटायरली न्यू लैंग्वेज होगी आपके लिए, और एंटायरली न्यू थिंग होगी, जो कि हो सकता है कि कभी कभी आपको समझ में ना आए, बट आपको घबराना नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो अब इसमें होगा क्या. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आपको इसको बगअप नहीं करना है, बिकॉज लॉ को आपको एनालाइज करना है, समझना है, उसकी इंटेंशन को समझना है, और उसके पीछे का जो क्रक्स क्या आपको वो समझना है, एंड आपको मगअप नहीं करना है लॉ को कभी भी.
ठीक है। तो एग्जाम्स में जो आपके, बिकॉज आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो एग्जाम में जो आपके जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे कि आपको वो लॉ के क्रक्स का एनालिसिस पूछ रहा होगा कि अगर ये सिचुएशन होती है and what will be the consequences and what will be the legal implications or what will be the counterparty को क्या damages दिए जाएंगे या फिर so on and so forth। ठीक है। तो first of all this is regarding your law। अब Indian Contract Act में anybody from you, खुशदीप, सोनिया, कनक, anybody from you guys, अगर आप टेक अप करना चाहो कि लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था आपको कुछ याद है, या फिर मैं उसके बाद एक बार समराइज इसको दोबारा से करता हूँ in a very quick I can start. Yeah, please. सर आपने बताया था कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट के बारे में, फिर आपने डिफरेंस बताया था एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फिर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। तो फर्स्टली आई ब्रीफ एग्रीमेंट क्या होता है कि एग्रीमेंट में दो चीज होती है कि एक पार्टी ऑफर करती है एंड सेकंड पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। अगर सेकंड पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सो दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। बट एग्रीमेंट में अगर मैं डॉक्यूमेंट्री लूं, इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ लूं, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। करेक्ट। एंड सेकंड आपने डिफरेंस बताया था कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एग्रीमेंट में फर्स्ट पार्टी ऑफर करती है एंड सेकंड प्रपोजल, तो सो दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस में हम इसकी मीनिंग बता देंगे एंड सेकंड में इसका आपने स्कोप बताया था कि जो एग्रीमेंट होता है वो एक वाइडर टर्म होता है एंड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है। आपने लीगल ऑब्लिगेशन बताई थी। नहीं आप यहाँ थोड़ा सा गलत हो। कॉन्ट्रैक्ट वो मैंने ये बताया था कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट वाज वंस एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट। तो बहुत ठीक आपने बताया एंड you very good from my side and appreciate that कि आपने इतना अच्छा सा इसको ग्रास्प किया। एंड सो लाइक अब मैं अगर इसको लेकर, सॉरी टू कट यू आउट सोनिया, तो अगर मैं दोबारा से इसको अगर लेके चलूं लाइक कि व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल बी स्टडीइंग इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो आई होप कि आई एम ऑडिबल टू एवरीवन एंड नाउ अब कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन केस होती है तो मेरे को बता देना। I'll just stop over and I'll just repeat from there only। ठीक है। तो just to summarize, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के जो तीन एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज द essentials of valid contract, because कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड इनवैलिड भी हो सकता है और शुरुआत से इनवैलिड भी हो सकता है, जिसको कि आप लॉ के टर्म्स में कहते थे void ab initio। ठीक है। एंड थर्ड वन इज योर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। सो इफ आई गो ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। ठीक है। मैं एक बार दोबारा से इसको स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर दोबारा करूंगा, आप लोग मेरे को बताना अगर आप देख पा रहे हो तो। आपको टेक्स्ट दिख रहा है? यस सर। परफेक्ट। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक एसेंशियल जो एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो होते हैं आपका एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, व्हिच मींस कि अगर उसकी कोई भी लीगल इम्प्लीकेशंस उसके ऊपर अगर एप्लीकेबल नहीं होती हैं, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल में लास्ट टाइम बताया था कि अगर मैंने किसी से अगर कोई चीज मैंने परचेज करे, फॉर एग्जांपल एएस एडुकेट एंड आप लोगों के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है व्हिच मींस इन व्हिच वी बोथ हैव अग्रीड कि we will give you the classes and we'll give you the lectures and we'll give you like how to prepare for exams, and in return we will have some money. That money is called consideration. That things we will give that to you is an object and anything, और हमने जो एग्री किया है और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी है जो आपने एएस एडुकेट के जो अपने फॉर्म्स फिल आउट किए, तो वो ये सारी चीजें आपके जब आ जाती हैं उसके बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब आप एग्रीमेंट की बात अगर करते हैं तो एग्रीमेंट में दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज योर ऑफर एंड सेकंड वन इज योर एक्सेप्टेंस टू दी ऑफर। कि अगर एक पार्टी ने सेकंड पार्टी को ऑफर किया है एंड सेकंड पार्टी को उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, तब वो आपका एग्रीमेंट बनेगा। अगर वो सेकंड पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो आपका एग्रीमेंट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एएस एडुकेट ऑफर्ड यू द क्लासेस फॉर द सीए फाउंडेशन एंड यू एक्सेप्टेड दैट ऑफर। उसके बाद में ये एग्रीमेंट बना, आई रिपीट, ये एग्रीमेंट बना, नॉट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना।
ठीक है। एंड अगर जब उसके बाद में व्हेन यू हैव साइंड दैट फॉर्म, ठीक है, एंड उसके बाद में व्हेन यू हैव गिवन अस द कंसीडरेशन, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट बना, बिकॉज एग्रीमेंट पहले बना जब हमने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, उसके बाद एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ बनी बिकॉज यू साइंड इट, वी साइंड इट, एंड उसमें कंसीडरेशन था, दैट इज कॉल्ड योर मनी दैट यू हैव गिवन टू अस एंड द ऑब्जेक्ट दैट वी विल गिव टू यू विद द नॉलेज। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एंड ऑफर में फिर आपकी चीजें आती है, बट द लीगल रूल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, कि आपके लीगल रूल्स क्या होंगे, एंड योर काइंड्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ ए प्रपोजल एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। एंड एक्सेप्टेंस में आती है आपकी लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्टेंस अगर करोगे तो किस किस रूल से कर सकते हैं, एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि अगर आपने एक्सेप्टेंस अगर की है तो आप उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उसके वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं, दैट इज द वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कुड बी नॉट वर्बल, आई थिंक वर्बल इसमें नहीं होगा, आपका रिटर्न होना चाहिए, बाय पोस्ट होना चाहिए, बाय ईमेल होना चाहिए, दैट इज आर योर वैलिड मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, इन टर्म्स अगर आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो। एंड अगर फिर मैं बात करूं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रोडक्शन मेरा कब हुआ था, तो दिस माय एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1872, that is before our independence, like before we got independence from the Britishers, because और वो Britishers इस law को लेकर के आए थे because they wanted to trade with जो kings थे इंडिया के of the different states, और जो भी जमींदार हुआ करते थे या फिर ट्रेडर्स हुआ करते थे, उसके लिए लोग लेके आए थे। और उस टाइम पे मेजरली बार्टर चलता था। उसके बाद as the things gradually grown up, उसके बाद में ये बार्टर चेंज होकर आपका कंसिडरेशन हुआ, कंसिडरेशन जो कि आपकी मनी के टर्म्स में चलता है। ठीक है, तो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट्स मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल कमर्शियल लॉ, एंड द लॉ रिलेटिंग टू इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न्ड बाय योर 1872। ये डेट याद कर लेना सब प्लीज, जो मैंने बताया था आपको कि ये किस टाइम पे आपके फोर्स में आया था, दैट दिस कुड बिकम योर 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन किसी क्वेश्चन के साथ। एंड ये एक्ट जो है आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, जो कि डील करता है आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकंड पार्ट इज योर सेक्शन 124 टू सेक्शन 238, जो कि डील करता है आपका विद स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज योर इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले तो मैंने जैसा कि बताया था, हर कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन, हर एक्ट की जो डेफिनेशंस होती हैं वो आपके सेक्शन 2 में लिखी होती है। ठीक है, आप किसी भी एक्ट के अंदर पढ़ोगे, जैसे आपके पास यहाँ पे 5 एक्ट्स हैं, दैट इज द रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनीज एक्ट। हर एक्ट की जो आपकी डेफिनेशंस होंगी वो आपको सेक्शन 2 में मिलेगी। एंड फॉर द न्यू जॉइनर्स, आपके लॉ में द थिंग्स आर लाइक, फर्स्ट आपके सेक्शन आते हैं, देन आपके सब सेक्शन आते हैं, देन आपके प्रोविजंस आते हैं, देन आपके क्लॉज आते हैं, एंड देन आपके सब क्लॉज आते हैं, एंड उसके बाद आपके रूल्स आते हैं। दिस इज हाउ अ लॉ इज मेड। सबसे पहले आपका सेक्शन गवर्न कर रहा होगा किसी भी चीज को, उसका अगर एक सेक्शन का एक पार्ट होता है तो उसको आप सब सेक्शन बोलते हैं, उस सब सेक्शन का एक पार्ट आएगा उसको प्रोविजन बोलेंगे, प्रोविजन के अंडर एक चीज आएगी उसको आप क्लॉज बोलेंगे, एंड क्लॉज के अंडर अगर एक चीज आएगी तो आप उसको सब क्लॉज बोलेंगे, एंड सब क्लॉज के अंडर जो चीजें आती है दैट आर रूल्स, जो कि आप उसको रूल्स बोल के चलते हैं कि हाँ ये दीज आर द रूल्स व्हिच आर गवर्न। ठीक है, और व्हिच आर गवर्निंग दिस थिंग। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 2, एंड दिस इज योर H। ठीक है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जैसे मैंने बताया इसमें दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज योर एग्रीमेंट एंड सेकंड वन इज योर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। The term agreement given in section 2E of the act is defined as every promise and set of promises forming the consideration for each other. The second part was when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. Last time मैंने example दिया था, for example let's say Kushdeep again as a seller and me as a buyer. अगर मैं खुशदीप को कहता हूँ because in the recent time we have been in the COVID times, so I'll take an example of a medicine. So for example, मैंने खुशदीप को कहा that I want this much of the paracetamol, for example 1 leaf or 2 leaf or 3 leaf or 10 leaves, and I offered खुशदीप, मैंने खुशदीप को बोला कि खुशदीप मुझे 10 पत्ते चाहिए पैरासीटामोल के, and in return खुशदीप said कि okay sir आपको 10 पत्ते मिल जाएंगे. So this one is what was I offered Kushdeep and Kushdeep accepted. So this becomes an agreement.
बट क्योंकि हमारे बीच में कोई भी रिटर्न चीजें नहीं थी, हमारे बीच में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, हमारे बीच में कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो ये आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। एंड इफ इन केस खुशदीप अगर मना कर देते हैं कि सर मैं नहीं दूंगा आपको 10 बैलेंस शीट अमाउंट जो कि आपने मांगी थी, then I cannot go and claim anything against Kushdeep because वो हमारा एग्रीमेंट था, that was your verbal agreement, because मैंने ऑफर किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था एंड इन रिटर्न मेरे को चीजें देनी थी, बट उन्होंने अगर फुलफिल नहीं की अपनी ड्यूटीज, देन आई कैन नॉट गो एंड क्लेम डैमेजेस ऑन खुशदीप और फ्रॉम खुशदीप एनीवेयर। तो वो बिकॉज ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। And second definition is a promise. When the promise to whom the proposal is made signifies his assent thereto, जबकि जो कि आपके खुशदीप ने अपनी assent मेरे को दी थी, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. The following points emerge from the above definition when the person to whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him. That is, यहाँ पे खुशदीप ने ओके कहा था कि मैं पैरासिटामोल सप्लाई करूंगा आपको, प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हुआ एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल, फिर मेरे और खुशदीप के बीच में वो प्रॉमिस बना इन व्हिच खुशदीप प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल सप्लाई मी सर्टेन लीव्स ऑफ पैरासिटामोल। तो एग्रीमेंट क्या होता है आपका? एग्रीमेंट इज योर ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, करेक्ट। एंड सेकंड जो पार्ट होता है आपका इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, अगर हम लेके आते हैं, अगर वही एग्रीमेंट मेरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, इसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हो जाएंगी, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। So if you see here, contract is your accepted proposal or agreement plus enforceability by law. मैंने लास्ट टाइम 2 एग्जांपल्स दिए थे आपको। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, A ने एग्री किया है B से to sell his car to B. Now A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B, which means यहाँ पे एक पार्टी है, ये सेकंड पार्टी है, and this is your consideration and this is your object जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। Here A is under an obligation कि वो B को कार देगा एंड B के पास राइट है कि वो कार के बदले में वो कार रिसीव करेगा एंड उसको, अब इसमें A की ऑब्लिगेशन है कि कार देगा एंड A का राइट है कि वो पेमेंट रिसीव करेगा, B की ऑब्लिगेशन है कि वो पेमेंट देगा एंड B का राइट है कि वो कार रिसीव करेगा, ठीक है। सो दिस वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी एंड ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर ये, क्योंकि इसके अंदर अगर लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं तो। सेकंड एग्जांपल वाज द फादर प्रॉमिस्ड हिज सन कि उसको 500 पॉकेट मनी मिलेगी एवरी मंथ, बट आफ्टर सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम फादर रिफ्यूजेस, तो सन कैन नॉट क्लेम एनीथिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ये सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। इसमें फादर ने प्रॉमिस जरूर किया था एंड सन ने एक्सेप्ट भी किया था, बट बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा कुछ एक्सेप्टेंस नहीं है एंड ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए आपका सोशल एग्रीमेंट बनेगा। एनी डाउट? अभी तक किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट है बताओ, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। सर ये आप एक्सेप्टेंस से कैसे, मेरे को समझ नहीं आया फादर और सन का। सर ये आप इनडायरेक्टली लेके चलो, तो मतलब इसीलिए वो सोशल ऑब्लिगेशन बनाई गई है, वो सोशल क्या बोलते हैं उसको, सोशल एक्ट बनाया है उन्होंने, ठीक है, सोशल एग्रीमेंट बनाया है उन्होंने, ये आपका लीगल एग्रीमेंट नहीं है। फादर और सन के बीच में कभी भी अनलेस या फादर सन बिकम आपका मैच्योर ना, जब तक आप लीगली मेजर नहीं बन जाते हो, अगर आप माइनर रहते हो तब तक वो आपका सोशल एग्रीमेंट रहेगा, ठीक है। इसीलिए वो आपका लीगल एग्रीमेंट नहीं बना, बिकॉज वंस यू बिकम मेजर ना, जैसे आप 18 क्रॉस करते हो एंड जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे, जब आप सीए में आगे बढ़ोगे, जैसे फाइनल के अंदर अगर आप जाओगे तो उसमें लॉ में भी आपको पढ़ोगे, आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे, जीएसटी में भी पढ़ोगे कि वंस यू बिकम मेजर, आप या कोई भी, ठीक है, एंड यू हैव दोस कैपेबिलिटीज कि आप अगर अपनी किसी टैलेंट की वजह से अगर आप कोई पैसा अर्न कर रहे हो, या फिर आपके फादर के बीच में वंस आफ्टर यू बिकम मेजर अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो आपका लीगली एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज आप भी यू आर ऑल्सो इन स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किस किस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। सो फर्स्ट वन इज योर माइनर, उसके अंदर एक पॉइंट था, याद है आपको? यस सर। तो बिकॉज यहाँ पे जो सन है वो माइनर है, ठीक है, इसीलिए ये एग्रीमेंट जो बनेगा वो सोशल एग्रीमेंट बनेगा, बिकॉज अ माइनर कैन नॉट थिंक ऑफ हिज गुड और बैड, वो डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर
फॉर थिंकिंग ऑफ इज गुड और बैड, कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो नहीं सोच सकता है। ओके सर। ऑलराइट। सर एक और डाउट, कि बेसिकली जो हमारा इस एग्रीमेंट होता है उसका रिटर्न होना भी जरूरी है? सर एग्रीमेंट कैन बी वर्बल ऑल्सो। एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्रीमेंट आपका रिटर्न होगा, एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है। ओके। तो अगर आप मेरे से कहो कि सर ये मुझे दोबारा समझा दो, मैं आपको कहता हूँ कि ठीक है मैं समझा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे बीच में कोई रिटर्न चीजें नहीं हुई। You just asked me verbally and I gave you acceptance verbally. Agreement can be verbal. ठीक है। ओके सर। तो एग्जाम्पल वन, आशु सिंह की इनको एग्जाम्पल वन दोबारा समझना है। आशु, इसके अंदर दो पार्टीज थी, फर्स्ट पार्टी इज ए एंड सेकंड पार्टी इज बी। तो ए के पास एक कार है एंड बी के पास, बी को कार खरीदनी है। तो ऐसे समझो कि बी गया ए के पास में सेइंग हिज कार की आप अगर कार बेचेंगे तो मेरे को दे देना, ठीक है। एंड ए सेड की ठीक है आई विल सेल इट फॉर 2 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली, कंसिडरेशन लेके चलते। अब यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दो के बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है, ठीक है, ये मान के चलते हैं हम लोग। अब इनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है जिसमें ए के कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं एंड बी के भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। ए का राइट है कि वो 2 लाख रुपए रिसीव करेगा आफ्टर ही सेल्स हिज कार, एंड ए की ऑब्लिगेशन है कार देना, राइट है पैसे लेना। बी की ऑब्लिगेशन है पैसे देना और राइट है कार लेना। यहाँ पे दो चीजें आएंगी। एंड जब कभी भी आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके बनेंगे तो हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज के, तीनों पार्टीज के और एवरी पार्टी विच इज बीइंग इन्वॉल्व्ड, उसमें आपकी ये चीजें आएंगी ही आएंगी, आपका राइट्स भी आएंगे एंड आपकी ऑब्लिगेशंस भी आएंगी, आपकी ड्यूटीज भी, ठीक है, on every party to the contract. I hope this is clear now. Okay, thank you. So now moving forward, ये डिफरेंस है बिटवीन एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। वन इज योर एग्रीमेंट एंड वन इज योर कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने लास्ट टाइम में भी पढ़ा था। मीनिंग एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज एवरी कॉन्ट्रैक्ट वंस वाज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट विल नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट आपका हर एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बने, और ऐसा जरूरी है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्रीमेंट बना होगा। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये आप उस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के चलो कि हर सास एक टाइम पे बहू जरूर रही होगी, बट जरूरी नहीं है कि हर बहू एक टाइम पे सास बने। हो सकता है बने, हो सकता है नहीं बने, ठीक है। अब चलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। इट मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। नेचर, ऑल agreements are not contracts and all contracts are agreements. सोनिया, आपने जो बात कही थी ना, it is a wider term including both legal and social agreement, मैं उसको लीगल ऑब्लिगेशन में लेके चला गया था, बट इफ यू से कि नॉर्मली अगर आप बात करेंगे लेमन में, देन यू वर राइट। यस, ओके सर। okay, it's not that you were wrong but yes you were right. So it was like कि मेरा जो इंटेंट था मैं उसको कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में लेके गया था एंड आपने उसको नॉर्मल ऑब्लिगेशन में बताया था। So we both were right there. Now coming on to the next thing, what are the essentials of a valid contract? These are your 1 2 3 4 5 6 essentials of a valid contract and not given by section 10 1 2 3 4 5. So these 11 items are your essential elements of a valid contract. अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करना है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एनी डाउट एनीबडी यहाँ तक? उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ। न्यू जॉइनर्स, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में, आपको कहीं पे भी कुछ इशू है अभी तक? और तो मैंने लास्ट क्लास में ज्यादा कवर नहीं किया था, because I'll be taking up this gradually and slowly, so that आप सब लोग पहले फेमिलियर हो जाओ लॉ की लैंग्वेज से, उसके बाद में हम लोग उसको पेश अप करेंगे। किसी को कोई डाउट है अभी तक? नो सर, क्लियर है। ओके, तो हम यहाँ पे अगर बात करें जो आज क्लास अगर हम स्टार्ट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
of the parties competent to the contract or lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void. रट्टा नहीं मारना, तोड़ के समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे और पार्ट बाय पार्ट समझेंगे. सेक्शन 10 आपका एक्ट का बोलता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो सारे एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. फ्री कंसेंट मतलब किसी पे भी कोई भी किसी भी तरीके का दबाव नहीं. ऑलराइट. एंड जो पार्टीज उसके अंदर आ रही है दे आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल ए का और मैं बी का अगर एग्जांपल लेके चलूं जो कि वो कार वाला एग्जांपल है, आई एम सेइंग ए इज आल्सो कॉम्पिटेंट, दैट इज मेजर, और वो आपकी जेल में नहीं है और मेंटली अनस्टेबल नहीं है एंड ही इज नॉट बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ फॉर मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट. प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोका नहीं गया, ठीक है, बाय लॉ फॉर मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट. एंड सेम इज द केस विद बी. सो बोथ पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट थिंग, ए ने बी को फ्री कंसेंट दिया है. ए ने बोला है कि कार दे दूंगा, बी ने कहा है कि 2 लाख रुपए दे दूंगा. दोनों का फ्री कंसेंट है. यहीं पर अगर ए बोलता कि 2 लाख रुपए दे, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है या तेरी बेटी मेरे कब्जे में, बी का फ्री कंसेंट नहीं होता, गलत हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. या फिर बी सेम चीज अगर कहे कि मुझे कार दे दे, एल्स आई विल डू दिस थिंग टू यू, फ्री कंसेंट नहीं था, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. For a lawful consideration, that is those your 2 लाख रुपीस. अब उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि वो 2 लाख रुपए जो आपको मिले हैं वो आपकी लॉफुल कंसिडरेशन है या नहीं. लॉफुल कंसिडरेशन मींस जो कुछ भी आपकी लीगली अलाउड है इंडियन लॉ के अंदर. मैंने एग्जांपल दिए थे फर्स्ट क्लास में, बैटिंग मनी अलाउड नहीं होगी, चोरी वाली मनी अलाउड नहीं होगी, या एनी अदर थिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ वो अलाउड नहीं होगी. अगर आप ये कहते हो कि मैंने क्रिकेट से सट्टे में ये वाला पैसा जीता है, इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अलाउड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दोज आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट अलाउड इन द कॉन्ट्रैक्ट. एनी डाउट, एनीबॉडी? अगला पॉइंट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल वो कार की हम बात करते हैं, ठीक है, वो कार आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अनलॉफुल बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हैं कि बम बनाते हैं, तो वो अगर बम बनाने का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जो इंडियन जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अगर बनाती हैं तो, ठीक है. एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. मैंने लास्ट टाइम बताया था वॉइड एक डेफिनेशन होती है कि अलाउड नहीं है, दैट इज इनवैलिड. लिख लो, ये वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड. कि एक्सप्रेसली उन्होंने इसको इनवैलिड नहीं बोला है, मतलब हमारे लॉ ने इसको एक्सप्रेसली इनवैलिड नहीं बोला. देयर विल बी सर्टेन थिंग्स जो कि एक्सप्रेसली इनवैलिड बोली गई होंगी, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे. नाउ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? नो सर. परफेक्ट. अब आगे अगर चले, सिंस सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव. सर ये वर्ड लिख लीजिए अपने पास, एग्जॉस्टिव. ये आगे आपको बहुत ज्यादा जगह दिखेगा. एग्जॉस्टिव का मतलब होता है इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव एंड एक होता है एग्जॉस्टिव. इंक्लूसिव का मतलब होता है कि और भी आ सकते हैं, जो कि आप स्कूल में बोलते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एग्जॉस्टिव के मतलब एग्जॉस्टिव के अंदर होता है कि बस यही, इससे ज्यादा नहीं. फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको 10 पॉइंट्स दिए, इफ आई एम सेइंग दैट दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव व्हिच मींस इस लिस्ट में 10 पॉइंट से ऊपर नहीं आएंगे. एंड इफ आई एम सेइंग दैट दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव व्हिच मींस देयर कुड बी सर्टेन अदर पॉइंट्स जो कि अभी यहाँ पर नहीं है बट वो इसका पार्ट बन सकते हैं. एनी डाउट, एनीबॉडी? ये लॉ की टर्म होती है एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव. और एक्सक्लूसिव? सॉरी सर एक्सक्लूसिव पे कुछ होता है नहीं? वही आप समझ के चलो कि आप उसको एक्सक्लूसिव भी कह सकते हो और एग्जॉस्टिव भी कह सकते हो, बट जनरली लॉ में हम लोग इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव बोलते हैं.
ठीक है, अगर आप इंग्लिश वर्ड में जाओगे तो एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ और चला जाएगा, और अगर आप लॉ के वर्ड में आओगे तो एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ और चला जाएगा। अब इसमें हम ये बोलते हैं सो देयर आर सर्टेन अदर सेक्शंस व्हिच आल्सो, अच्छा यहाँ पे आप इसको दोबारा पढ़ो, ये कह रहा है सिंस सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, आपको ये लाइन पूरी एक साथ पढ़नी है कि सेक्शन 10 कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव नहीं है। So there are certain other sections which also contains requirement for an agreement to be enforceable. मतलब कुछ और ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं किसी एग्रीमेंट के लिए कि जो उसको एनफोर्सेबल बनाएंगे। So thus in order to create a valid contract, the following elements should be present. सबसे पहला टू पार्टीज, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर करने की या फिर किसी भी एग्रीमेंट में आपको एंटर करने की, आपको चाहिए मिनिमम टू पार्टीज, दो बंदे होने चाहिए। आप खुद के साथ में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसमें कि रहेगा एक पार्टी विल मेक एन ऑफर, अनदर पार्टी विल एक्सेप्ट दैट ऑफर। ठीक है, एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर। ओके, एंड नेक्स्ट जो चलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्संस एंड बाय अदर पर्संस हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, एग्जांपल कंपनीज, यूनिवर्सिटीज। It is necessary to remember that identity of the parties be ascertainable. अब आपको नेचुरल पर्सन तो समझ में आ गया होगा, नेचुरल पर्सन मींस वी गाइस, आप, मैं, हमारे जैसे इंसान, उनके साथ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट अगर आप आगे इसके अंदर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ एंड बाय अदर पर्संस हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, और उसमें आगे क्या है, कंपनीज और यूनिवर्सिटीज। आपको छोटा सा इसमें एक चीज बता के चलूंगा, जो कि आप बड़ा जो है आप जाके पढ़ोगे, आपके कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ोगे। आप और आपकी कंपनी बोथ आर लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटीज होती है। जैसे मान लो आपने कोई अगर कंपनी खोली हुई है, दैट इज अ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आप और वो आपकी कंपनी अलग अलग पार्टीज होंगी, तो वो कंपनी भी औरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और वो कंपनी आपके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। आप ये जरूर याद रख के चलना, ठीक है, बिकॉज आप और आपकी पार्टी अलग अलग, और आपकी कंपनी अलग अलग पार्टीज हैं, यूनिवर्सिटीज और आप अलग अलग पार्टीज हैं, तो नेचुरल पर्संस तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो सेपरेट लीगल एंटिटीज होती है, दैट इज योर एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दैट इज योर कंपनीज, योर यूनिवर्सिटीज, ये भी आपकी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, बिकॉज दीज आर लीगली एस्टेब्लिश्ड, तो इनके पास एक राइट होता है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। एनी डाउट? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर। परफेक्ट। अब एग्जांपल 4 अगर आप लेके चलो, टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल there must be two parties, seller and buyer. The seller and buyer must be two different persons, as obvious, because a person cannot buy his own goods. ठीक है, अगर आपकी कंपनी के साथ आपका अगर एग्रीमेंट हुआ है तो एक नेचुरल पर्सन या आप अपनी कंपनी को गुड्स बेच सकते हो, बिकॉज आप और आपकी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट आप अगर ये कहो कि मैं खुद से खुद को गुड्स बेच दूं, आप नहीं बेच पाओगे, बिकॉज यू गाइस आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, करेक्ट? ये आपका एक केस लॉ है, इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड सन्स एंड कंपनी। When on dissolution of a partnership, the assets of the firm were divided among the partners. The sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. ठीक है, the partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and the seller. आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के आए हो सारे 12th में अकाउंट्स में? यस सर। तो आपने ये चीज वहां पे पढ़ी होगी, डिसोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। यस सर। तो जब आपका डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप का, तो जब एसेट्स आपके जो पार्टनर्स में डिवाइड हुए, ठीक है, बिकॉज पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोज आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज, ठीक है। तो जब आप और आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई और वहां से आपने अपने एसेट्स निकाले, तब आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी पार्टनरशिप फर्म ने आपको एसेट्स सेल आउट की, नहीं,
वो आपके पास असेट्स आए हैं बिकॉज यू गाइस वर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसमें जो सेल्स टैक्स ऑफिसर था वो सेल्स टैक्स लगाना चाह रहा था, बट वो लगेगा नहीं बिकॉज वो सेम एंटिटी है। ठीक है, ये केस लॉ याद कर लेना, दिस केस लॉ विल हेल्प यू, एंड हो सकता है कि इसका रेफरेंस भी आप लोगों से पूछा जाए इन एग्जामिनेशन। The next one is parties must intend to create legal obligations. There must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. For example, A और B के बीच में जब कार सेल हो रही थी तो वहां पे लीगल रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो। Social or domestic type of agreements are not enforceable in court of law and hence they do not result into contracts. पापा बेटे को 500 रुपए देने की बात और मम्मी और आपकी खाना वाना बनाने की बात, so these are social or domestic type of agreements. Okay, अब लेके चलते हैं। A husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relations. समझ में आया? लाइन पढ़ गए? आ गया सर। समझाने की जरूरत तो नहीं। नो सर। केस लॉ का नाम बेलफोर वर्सेस बेलफोर क्या है? ये केस है, ये वन वाज हस्बैंड बेलफोर एंड अदर वन वाज वाइफ बेलफोर। देखो जो आपको कभी भी ये नाम मिलेंगे ना, इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अमनलाल सन्स एंड कंपनी, बेलफोर वर्सेस बेलफोर, तो ये केस है कि ये एक पार्टी है, ये सेकंड पार्टी है, ईदर ऑफ द पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर केस किया होगा। ऐसे यहाँ पे ये स्टेट ऑफ गुजरात है, ये एक पार्टी है, दूसरी ये दूसरी पार्टी है, ईदर ऑफ द पार्टी ने एक के ऊपर केस किया होगा। तो जैसे आप सुनते हो ना कि इन दोनों के बीच में केस हुआ था और ये वाली पार्टी जीत गई, तो दिस इज जस्ट लाइक दैट, नथिंग एल्स। ठीक है, अगला पार्ट लेके चलते हैं। लेखपाल प्रॉमिसेस टू पे 5 lakhs टू हिज सन इफ द सन passes the CA एग्जाम्स। आप लोगों के ऊपर भी आ सकता है। On passing the exam, son claims the money. Here, son could not recover as it was a social agreement. ठीक है, कोई भी लीगल इम्प्लीकेशन सेटल नहीं हुई थी लेखपाल और उसके बेटे के बीच में। तो घर पे जाके ये बोलना मत कि इतने पैसे चाहिए, अगर सीए फाउंडेशन निकल जाएगा तो पापा एग्री भी कर देंगे तो बाद में हो सकता है दे भी ना, क्योंकि हो सकता है लॉ पापा ने भी पढ़ रखी हो। ठीक है, अगले पे चलते हैं। So now A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here A intended to create legal relationship with B. उसने गुड्स बेचा, लीगल रिलेशन आया कि 30 दिन के अंदर पेमेंट देगा ही देगा। एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ बिटवीन A and B and the same is contract. On failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court of law. Any doubt इसके ऊपर? बहुत सिंपल एग्जांपल। नो सर। परफेक्ट, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। कंप्लाइड का मतलब होता है फॉलो करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी। A contract may be written or spoken. As to legal effects, there is no difference between a contract and a contract made by word of mouth. But in the interest of the parties, the contract must be written. ये याद रखना, the contract must be written. In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable. Contract of insurance is not valid except as a written contract. Further, in case of certain contracts, registration of contract under the law which is in force at time is essential for it to be valid. Example, in case of immovable property. आप किसी से इंश्योरेंस परचेज करते हो, ठीक है, maybe it could be because of your car, it could be of your bike, it could be of your house, it could be of your shop or anything and everything. ठीक है, तो वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक रिटर्न ना हो। घर खरीदते हैं या फिर लैंड खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, वो वैलिड नहीं होगा जब तक वो रिटर्न ना हो।
या किसी और लॉ के अंदर या आपके लॉ के अंदर. So thus, where there is any statutory requirement that any contract is to be made in writing or in the presence of witnesses, or any law relating to the registration of documents must be complied with. घर खरीदने वाला एग्जाम्पल. Any doubt? आगे चलते हैं. Certainty of meaning. The agreement must be certain and not vague or indefinite. आप कोई भी जो एग्रीमेंट करोगे वो आपका सर्टेन होना चाहिए, वो आपका ये होना चाहिए कि ये होगा. कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए और कुछ भी इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए. इंडेफिनिट मतलब उसकी एक डिफाइंड पीरियड होना चाहिए कि इस पीरियड के बीच में चीज होनी चाहिए. वेग ना हो कि समुद्र की लहरों को वाइपर से अंदर करो तो इतने पैसे मिलेंगे. दैट इज कंप्लीटली वेग. तो क्या बचपन में जो कुछ होता है. तो एग्रीमेंट आपका कुछ भी अगर आप करते हैं फॉर लीगली एनफोर्सेबल एंड फॉर टू बिकम दैट कॉन्ट्रैक्ट, आपका वो सर्टेन होना चाहिए. एग्जांपल के तौर पे A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing certain in order to show that what kind of oil was intended for. It could be petrol, it could be diesel, this could be your edible oil, this could be your food making oil, this could be your hair oil, anything. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑयल ना, ऑयल सर्टेन नहीं है कौन सा ऑयल, तो इसीलिए ये नहीं माना जाएगा. XYZ Limited to agree to lease land to Mr. A for indefinite years. Indefinite अगर आप कोई भी चीज करोगे तो वैलिड नहीं मानी जाएगी. Next point, possibility of performance of an agreement. The terms of agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. जैसा कि मैंने बताया, अगर आप ये कहो कि समुद्र की लहरों को वाइपर से मार के अंदर करो, that is not possible. Without any support, without any parachute or something, पहाड़ पर से कूद जाओ, बच्चे आ जाओगे तो उतने मिल जाएंगे. That is invalid, that is invalid. उस तरीके की चीजें जो परफॉर्म हो ही नहीं सकती हैं, अगर आप वैसा कुछ एग्रीमेंट करोगे तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा एंड दैट विल बी इनवैलिड एंड वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा. एनी डाउट एनीबडी यहाँ तक किसी को? अगर है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं. नो सर. परफेक्ट. अब एग्जांपल 10 की अगर बात करें, A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement cannot be enforced as it is not possible to be performed. जादू से खजाना नहीं लाया जा सकता, तो ये हो ही नहीं सकता बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट ही वेग है, तो ये आपका बनेगा नहीं, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है. ठीक है. अब बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्या से स्टार्ट करते हैं? दिस इज योर 1, intention to create legal relationship. This is your 2, your lawful consideration. This is your 3, capacity of the parties. Legal formalities 4, not declared to be void 5, possibility of performance 6, certainty of meaning, certain होना चाहिए 7, lawful object 8, free consent and offer of acceptance. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. अगर ये सारी चीजें हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट. अच्छा, ऊपर मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना प्लीज. माय बैड, सॉरी. ऐसे लेके चलना. ऑल्दो ये सारी चीजें जरूरी है, पर आप ऐसे लेके चलना, इस तरीके से लेके चलना. पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट. An agreement is the first essential element of a valid contract. According to section 2E of the Indian Contract Act, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. जो कि आप आगे पहले वहां पढ़ के आए हो. A proposal and accepted becomes a promise. An agreement is an outcome of offer and acceptance. ये मैंने आपको वहां पे पढ़ाया ही था. ओके. दूसरा पॉइंट आता है आपका फ्री कंसेंट. कि जैसे ए और बी के मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई कहे कि अगर ये नहीं करोगे तो दिस मिसहैपनिंग हो जाएगी आपके पास में, और आई विल इंटेंशनली डू दिस मिसहैपनिंग, फ्री कंसेंट नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, ए अगर बी को कहे कि 2 लाख रुपए दे दो,
एंड देन एल्स आपका बेटा मेरे कब्जे में है, या फिर बी कहे को कि कार दे दो, एल्स आपका बेटा मेरे कब्जे में है. सो दिस इज समथिंग जो कि आपका फ्री कंसेंट नहीं होगा एंड इट विल नॉट बी वैलिड. एग्जाम्पल अगर बात करें, A who owns 2 cars selling red car to B thinks he is purchasing the black car. There are no consensus ad item and hence no contract. आपको याद है मैंने consensus ad item फर्स्ट क्लास में बताया था, सेकंड क्लास में बताया था कि इसका एक मतलब होता है. किसी को याद है? नो सर, याद नहीं आ रहा. Sir, a party agreeing two things in the same sense. Exactly. The two parties agreeing on the same thing and in the same manner or in the same time. ठीक है, वो आपकी एग्री होनी चाहिए, तो उसको आप कंसेंसस एड आइटम बोलते हैं. To determine consensus ad item, the language of the contract should be clearly drafted. ठीक है, either English or your vernacular language. Thus, if A says B, will you buy my red car for 30,000, and B says yes to it, there is said to be consensus ad item. That is the meaning taken in same sense by both the parties. All right. दूसरा, A threatened to shoot B if B does not lend him 2,000 and B agreed to it. Free consent नहीं है, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. अच्छा, ये वाला पॉइंट देख लेना, जैसे कि मैंने बताया कि आगे बताऊंगा इसको कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कब नहीं बनेगा. अब बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पार्टीज की कैपेसिटी क्या क्या हो सकती है. कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस द लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब कौन कौन केपेबल नहीं होगा? is the age of majority, ये इसमें है कि every person who is competent to contract, who is the age of majority according to the law which he is subjected. इंडिया में 18+, is of sound mind, मतलब पागल नहीं है और unstable mind नहीं है और like he is not mentally unstable. ठीक है, and is not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject to. For example, अगर किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, तो अगर इंडियन पीनल कोड ने मना किया हुआ है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, तो अगर आप एंटर करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप वैलिड पार्टी नहीं बनेंगे बिकॉज यू आर नॉट केपेबल इनफ. ठीक है, तो वो दैट कुड बी एनी लॉ. और अगर आप उस लॉ के अंडर अगर आप प्रोहिबिटेड है और आप उसी लॉ की किसी चीज के अंदर अगर आप एग्रीमेंट करने जाते हैं, तो आप केपेबल नहीं होंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट इन विच यू गाइस एंटर विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एनी डाउट अभी तक? नो सर. ओके, तो ए पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल all the above 3 qualifications. ठीक है, ये सारी की सारी तो क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करनी ही करनी है. अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन ए, जो ये है, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ. सॉरी, refers to the age of the contracting person, that is person entering into contract must be of age 18 years of age. Persons below 18 years of age are considered minor, तो वो incompetent हो जाएंगे. दूसरा पॉइंट बात करते हैं, requires a person to be of sound mind, that is he should be in his senses so that he understands the implications of the contract at the time of entering into a contract. A lunatic, an idiot, a drunken person or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. Lunatic पागल, idiot बेवकूफ, दूसरा दारू पी के नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, और तीसरा कुछ सस्ते नशे किए हुए हैं, तो उसको अगर करके अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे, क्योंकि आप अपने सेंसेस में नहीं होगे, यू नॉट बी लाइक यू नो हैविंग अ नॉलेज ऑफ गुड और बैड अबाउट योरसेल्फ. तो अगर आप उस टाइम पे अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर करते हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा एंड आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड इशू हो जाएगा, व्हिच मींस कि वो इनवैलिड हो जाएगा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. थर्ड, to require that person entering into a contract should not be disqualified by his status in entering into such contracts.
such persons are an alien enemy, foreign sovereigns, convicts, etc. आप लोगों ने मेहुल चौकसी का नाम सुना है? नो सर। किसका? मेहुल चौकसी जिसने पीएनबी का फ्रॉड किया। विजय माल्या तो सुना होगा। हाँ, विजय माल्या सुना है ना? हाँ। तो अगर आप देखोगे ना तो विजय माल्या इसे कॉन्विक्ट है, ठीक है। तो अगर विजय माल्या इन केस इंडिया में आके ना अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड। एंड अगर विजय माल्या वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता या फिर जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो फुलफिल नहीं करता, तो neither Vijay Mallya nor that person with whom Vijay Mallya has entered into a contract can sue each other or could claim damages from each other, because Vijay Mallya is being disqualified for making any contract because he is a convict. I'm taking this thing as an example. समझ में आया? यस सर। ठीक है। एलियन एनिमी, फॉर एग्जाम्पल आपकी पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही है, ठीक है, चलती रहती है। अगर वॉर टाइम में कोई भी एक पर्सन अगर आपसे आके कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड उस टाइम पे वो आपका एलियन एनिमी माना जाता है, तो अगर वो आपके पास आके आपके साथ अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, इन दैट केस that contract will not be valid and you cannot claim or that person cannot claim any damages from or each one of you guys, ठीक है। एनी डाउट तीनों पॉइंट्स के ऊपर? क्वालिफिकेशन ए बी और सी। फॉरेन सोवर्जेंस मतलब? सॉरी, फॉरेन सोवर्जेंस। फॉरेन सोवरेंस होता है मैम। ये फॉरेन सोवरेंस एज इन अगर मैं बात करूं तो मैं आपको वैसे इसको डीप में जाके आगे वाली क्लास में समझाऊंगा मैं इसको आपको, बट आप यहाँ पे छोटा सा मतलब ये लेके चलो कि फॉरेन का कोई पर्सन एक इंडिविजुअल और आप इंडिया की कोई इंडिविजुअल, ठीक है। तो वो आप फिर उसमें छोटा सा मतलब लेके चलो अभी, बट क्योंकि जब करेक्ट टाइम आएगा तो मैं आपको प्रॉपरली इसको समझाऊंगा कि व्हाट आर फॉरेन सोवरेंस, एलियन एनिमीज कौन होते हैं, कॉन्विक्ट्स किस किस डेफिनेशन में आपके कॉन्विक्ट्स माने जाएंगे और एलियन एनिमी किस किस कंडीशन में माने जाएंगे, वो सारा मैं आपको डीप में समझाऊंगा जब आपका होता है। ये ऊपर आपने पढ़ा होगा कि जब ये बताया जाएगा आपको कि इन वाले पर्सन से अगर आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, तब मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। तो अभी आप ये लेके चलो फॉरेन से मतलब विदेशी कोई भी नागरिक अगर आप उसको लेके चलो, they are disqualified unless they fulfill certain formalities required by law, ठीक है। Contracts entered by persons not competent to contract are not valid, that is अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये आपका हो जाएगा void। अब अगली बात करते हैं, ये समझ में आया सबको? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फॉरेन सॉवरेन, एलियन एनिमी, कॉन्विक्ट्स अभी छोड़ दो, उतना डीप में मत जाओ। जब प्रॉपरली जब इसको पढ़ेंगे तब वहां पे प्रॉपरली समझाऊंगा ये इनकी इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, किस किस एक्सक्लूड किया जाएगा, किसको माना जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। उस पर भी उतना ध्यान मत देना, एलियन एनिमी ये सारी चीजें बाद में अच्छे से समझाऊंगा जब प्रॉपरली जब इसको वाला सेक्शन पढ़ेंगे। आगे चले, कंसिडरेशन पे चले। यस सर। ओके, तो इट इज रेफर टू एज क्विड प्रो क्वो, ये भी आपकी लैंग्वेज की लॉ की लैंग्वेज है, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कि अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है विद एएस एडुकेट, हमारे बीच में क्विड प्रो क्वो एग्रीमेंट है that we will give you guys knowledge and everything and in return we'll get consideration, or you can say that you will give us consideration like money and in return हम लोग आपको knowledge देंगे। तो this is refer to as quid pro quo, कि something in return, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए रिटर्न में, ठीक है। A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, property or profit or benefit accruing to one party, or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other। मतलब एक को अगर किसी इसमें द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट इधर इन सम राइट है, कुछ इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, बेनिफिट है, एक पार्टी को हो रहा है, या फिर
अगर किसी को कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, कोई किसी चीज में उसको नुकसान होता है, तो उसको पैसा मिलता है, दैट इज नोन एज योर कंसिडरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ए अग्रीज टू सेल इट बुक्स टू बी फॉर ₹100, B's promise to pay ₹100 is the consideration for A's promise to sell his books। ठीक है, तो A ने बोला है कि B को मैं बुक्स दे दूंगा और B कह रहा है कि ठीक है तुमको बदले में ₹100 दे दूंगा, तो जो ₹100 B जो A को देगा वो कंसिडरेशन। एनी डाउट एनीबॉडी? सर फोरबिडेंस का मींस? किसी चीज से रोकना। ओके सर। ठीक है, अब अगले पार्ट पे आते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो जो कंसिडरेशन और जो आपके ऑब्जेक्ट है ना एग्रीमेंट के, वो आपके लॉफुल होने चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था सट्टे वाली चीज। सेक्शन 23 states that consideration or object is not lawful if it is prohibited by law or it is such as would defeat the provisions of the law। ठीक है, या तो लॉ ने मना किया हुआ है, या फिर अगर आप उसको कुछ अगर किसी तरीके से करते हो तो वो प्रोविजंस को मतलब एप्लीकेबल नहीं होंगे प्रोविजंस उसके ऊपर, व्हिच मींस कि वो प्रोविजंस में अलाउड नहीं है, तो वो आपकी ना लॉफुल कंसिडरेशन मानी जाएगी एंड वो ना ही लॉफुल आपका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। If it is fraudulent or involves injury to the person or property of another, or court regards it as immoral or opposed to the public policy। अगर फ्रॉड से आ रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा के आ रहा है उसको या उसकी प्रॉपर्टी को, या फिर कोर्ट उसको कहती है कि ये मॉरली गलत है और पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में है, तो वो आपका ना लॉफुल कंसिडरेशन बनेगा और ना ही वो आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एनी डाउट एनीबॉडी अंटिल नाउ? नो सर। ओके सर, जस्ट सर। लिंक किसके पास नहीं आया था? किसी को लिंक नहीं मिला था क्या? मैंने आशु आपको व्हाट्सएप पे ऐड किया था, बट आप आए नहीं थे, मतलब आप अलाउ नहीं कर रहा था ग्रुप पे ऐड करना, तो आई सेंट यू एन इनवाइट। आई थिंक खुशी ने तो इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया था, बट आपके इनवाइट एक्सेप्टेंस का मेरे को मैसेज आया नहीं, आई थिंक इसलिए आपको वो मैसेज नहीं मिला। तो द नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि जब आप आओगे ना तो मैं आपको पर्सनल वाले नोट पे मैं आपको इनवाइट भेज दूंगा। एंड आई डिडंट रिसीव एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड, आई थिंक वो उसकी वजह से मिस हो गया होगा। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब एग्जांपल के लेके चले इसमें, अगर हम A promises to drop prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken, the agreement is void as its object is unlawful। बहुत क्लियर एग्जांपल है, नहीं समझ में आया तो बताओ, डीप में समझा देता हूँ थोड़ा सा। A ने चोरी की है, B कह रहा है कि सेटल कर दूंगा, और जो चोरी किया उसको वहीं के वहीं रख दो, क्योंकि चोरी गलत काम है और लॉफुली इनवैलिड है और अनलॉफुल है, तो इसीलिए वो अगर ये कंसिडरेशन अगर वो देता है, बी अगर प्रॉमिस कर रहा है ए को, वो गलत है। ठीक है, या फिर ए अगर प्रॉमिस कर रहा है बी को, तो वो इट्स नॉट वैलिड, इट इज इनवैलिड। अगला पॉइंट है, ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 किलोज ऑफ कोकेन ड्रग्स। तो ये आप समझ में आएगा वो आपको कि ये इनवैलिड क्यों है। कोई डाउट? नो सर। ओके, अगला पॉइंट अगर लेके चलें, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी void, the agreement entered into must not be which the law declares to be either illegal or void। आपने जो किसी भी चीज में अगर आपने एग्रीमेंट में किसी में अगर आपने एंटर किया है, तो अगर लॉ उसको इनवैलिड या void या इलीगल बता देगा तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। अगर लॉ ने एक्सप्रेसिवली उसको void बताया हुआ है तो वो इनवैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल,
threat to commit murder or making or publishing defamatory statements or entering into agreements which are opposed to public policy are illegal in nature. For example, A B को बोलता है कि मेरे को 100 रुपए दे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मैं आपकी, अगर नहीं दोगे तो आपकी इमेज पब्लिक में मैं डिस्टॉर्ट कर दूंगा, डैमेज कर दूंगा। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो लॉ में एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर की है, मतलब वो लॉ में एक्सप्रेसली मना किया हुआ है कि ये वाली चीजें अगर आप करोगे दैट विल नॉट बी वैलिड, व्हिच मींस इसमें अगर आप एक चीज अगर आप रिलेट करके देखोगे, तो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि ए ने बोला है बी को 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी इमेज पे मैं डैमेज कर दूंगा, और बी अगर एंटर भी कर जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर 2 चीजें हैं। फर्स्ट, फ्री कंसेंट नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हो फ्री कंसेंट कहां से कहां पे रिलेट हुआ है? यस सर। तो बिकॉज यहाँ पे A was under an influence, ठीक है, सॉरी B was under an influence कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो A मेरी इमेज खराब कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो उसको, अगर मान लो उसका कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर कर जाता है, तो वो 2 चीजों से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। फर्स्ट, ये लॉ में इनवैलिड है और इलीगल है। सेकंड, इसमें B का फ्री कंसेंट नहीं था, B was under an influence, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर बी अगर एंटर भी करता है तो ये आपका वैलिड नहीं होगा। एनी डाउट अभी तक? सर डिफेमेटरी मींस डिफेमेटरी, नाम खराब करना। ओके सर। डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स मतलब वो कहते हैं ना, भद्दी चीजें पब्लिश कर देना, गलत चीजें पब्लिश कर देना, तो आप उसको कहते हो कि हम एक जनरली बोलते हैं कि आपका नाम डिफेम हो जाएगा। आप इससे लेकर चलो, फेम होता है ना, एक आपने अगर वर्ड सुना हो हॉल ऑफ फेम, हाँ यस, हाँ सर। उसका अपोजिट होता है डिफेम। एक होता है कि आपका नाम हो गया, और डिफेम होता है कि नाम खराब हो गया, मतलब अच्छा और बुरा, उस तरीके से। यस सर। सर रिकॉर्ड आउट है। बोलो। सर लॉ में सेक्शन 2B 2H 23 ये सब सर मीन्स क्या होते हैं इन सबका? इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे अगर मैं ये बात करके चलूँ ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि ABCD है सर हमारी पढ़ाई में, मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि हर घर की एक नींव रखी जाती है, तो आप इसको ये लेके चलो कि नींव होती है हर किसी एक एक्ट की। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको एक एक पॉइंट पकड़ के पढ़ा रहा हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, और आपको ये पता है कि ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ऐसे ही मान लो अगर मैं आपको पॉइंट्स नहीं पढ़ाऊं और मैं आपको सीधा सीधा ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट अवे एक लाइन में लेके आ जाऊं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, और ये भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई है और किसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ पे है, किसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ पर नहीं। तो ये जो सेक्शंस होते हैं ना लॉ में, ये सेक्शंस आपके उस इम्प्लीकेशंस को डिफाइन करते हैं। इट इज जस्ट दैट कि जैसे ऐसे समझो, मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम किया था। यस सर। सॉर्ट ऑफ वही समझो। अब अगर आप ये कहोगे कि सर पाइथागोरस थ्योरम का नाम क्यों है, इसका क्या मीनिंग है, तो इसको इस तरीके से समझो कि हमने अगर किसी चीज को लिखा है, हमने किसी चीज को बनाया है ना, तो हम लोग इसको इस तरीके से बना रहे हैं कि वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो और प्रॉपरली चीजें वो चले। जैसे मैंने बताया कि आपके लॉ में आपको हमेशा ये चीज मिलेगी, सेक्शन आएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका सब सेक्शन आएगा, ठीक है। सेक्शन है आपके, जैसे मैंने उस दिन, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फैमिली ट्री समझाया था। सबसे पहले आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर आपके फादर मदर हैं, फिर आपके कजन्स, आपके बड़े भैया भाभी हो गए या उनसे छोटे हो गए, उनसे छोटे हो गए, फिर आप लोग आ गए, फिर आपकी जो जनरेशन आएंगी वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपको इसी तरीके से समझो, ये जो है ये सेक्शन है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स आपके सब सेक्शन है, पेरेंट्स आपके प्रोविजंस हैं, आप लोग क्या कहते हैं सब प्रोविजंस मान लो, क्लॉज मान लो, और उसके बाद जो आपकी जो आने वाली जो जनरेशन होंगी वो सब क्लॉज होंगी, ठीक है। आप इस तरीके से लेके चलो कि फैमिली ट्री आपका पता है, और हर चीज ना ये लॉ में हर चीज इसी तरीके से आती है। सबसे पहली चीज आपकी सेक्शन में लिखी जाएगी, ओके ये मेरा सेक्शन वाइडर चीज को मेरे कवर करता है। उसके बाद सब सेक्शन आएगा कि इस सेक्शन के अंदर मान लो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, एक सेक्शन के अंदर 10 सेक्शन है फॉर एग्जाम्पल। अब वो 10 सेक्शन जो होंगे उस सेक्शन के सब सेक्शन, मतलब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के 10 बच्चे जो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स बने, दादा चाचू दादा और बाकी जो दादा टाइप्स हैं आप वो कर लो,
उसके बाद आप कहते हो कि एक सब सेक्शन का फिर प्रोविजन आएगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के, आपके जो पेरेंट्स हैं, दोस्त आपके जो पेरेंट्स हैं वो प्रोविजन है, एंड दैट कुड बी मेनी प्रोविजन। आपके चाचा, आपके ताऊ जी, आपके बुआ जी, आपकी मौसी, इस तरीके से आप कहो कि ये सारे प्रोविजंस बन गए। उसके बाद आते हैं क्लॉज, जो कि हो गए आप लोग। अब हर प्रोविजन का एक क्लॉज आएगा, ठीक है। जैसे आपके बीच में भी अब आप जो क्लॉज हो, आप हो गए, आपके भाई हो गए, बहन हो गए, और आपके जो बाकी कजन्स भी हैं, अब वो बाकी कजन जो वो दूसरे प्रोविजन का क्लॉज बनेंगे, आपके वाले प्रोविजन का नहीं। विच मींस आपके पेरेंट्स के आप बच्चे हो ना, जो ब्लड रिलेशन आ रहा है, जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन आ रहा है, तो जो क्लॉज है वो प्रोविजन से रिलेटेड होगा, और बाकी जो क्लॉजेस है वो आपके बाकी प्रोविजन से रिलेटेड होगा। उसके बाद आप सब क्लॉजेस आ जाओ, ये आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी वो आपके सब क्लॉजेस है, आपके पेरेंट्स के नहीं आएंगे। इस तरीके से लॉ इस तरीके से फॉर्म होता है। क्लियर है सर अब? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब जो किया है उसको रिवाइज कर लें, या और ऑन टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगली क्लास में लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हम लेके आज तो काफी पढ़ लिया आप लोगों ने यार, यहाँ से लेके चलते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। अब कौन बताना चाहेगा कि क्या पढ़ा है, और अगर कोई डाउट होगा तो मैं करेक्ट करता हूँ, या मेरे को बताना तो मेरे को बता दो कि सर आप ही बता दो, मैं बता दूँ। सर आपने पढ़ाया। सॉरी, सर आप अभी बता दो, हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है। मेरे पास ना एक नाम आ रहा है PCQ, आपका नाम बताएंगे प्लीज? नहीं आ रहा उनका नाम, वो नाम नहीं बताना चाहते, हम उनको PCQ से ही डिलीट करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, सेक्शन 10 का मैंने आपको बताया था। सेक्शन 10 आपके वो सारे एग्रीमेंट्स ही बताता है ना कि एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, और जो सेक्शन 10 की जो लिस्ट है आपकी, वो आपकी कंप्लीट और एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें जो उसके अंदर आपके बाकी जो एलिमेंट्स हैं आपके वो भी आ सकते हैं। तो वी कैन नॉट से कि हाँ ये वाली लिस्ट है हमारी और ये कंप्लीट हो गई और एग्जॉस्टिव हो गई, इसके अंदर अभी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 10 आपको बोलता है कि ये डज इन ऑर्डर टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपके फॉलोइंग एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है। पहला, दो पार्टीज, आप कभी भी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, दो पार्टीज होना बहुत जरूरी है। अब दो पार्टीज में दो चीजें थी आपकी, फर्स्ट योर नेचुरल पर्सन, सेकंड योर सेपरेट लीगल एंटिटी। वर्ड पे ध्यान देना, लीगल एंटिटी, क्योंकि लीगली एस्टैब्लिश्ड है, व्हिच कुड बी योर यूनिवर्सिटीज और योर कंपनीज फॉर एन इंस्टेंस बोल तो एग्जांपल। सेकंड हमने पढ़ा था पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। अच्छा, उसमें क्या है कि पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन बननी चाहिए, जहाँ पे कि मतलब लीगल रिलेशनशिप बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके फादर ने कहा था कि 500 रुपए दूंगा तुम्हें हर महीने एज अ पॉकेट मनी, बट फादर अगर नहीं देते तो वहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी, तो वो आपको सूचना डोमेस्टिक एग्रीमेंट बनेगा। एंड सेकंड वन, हस्बैंड फॉरेन में था, जॉब कर रहा था, वाइफ को पैसे नहीं दे पाया किसी भी कारण पर से, जो भी कह दो आप, उसमें नहीं देना चाहता था या नहीं दे पाया, बट क्योंकि अभी भी हस्बैंड वाइफ थे, दे वर नॉट डाइवोर्स्ड, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनी थी, तो इसीलिए वो आपकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। केस बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। थर्ड, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। अगर ऐसे कुछ एग्रीमेंट के अंदर या ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर करने जा रहे हो जहां पे कि स्पेसिफिकली कुछ आपको लीगल थिंग्स फॉलो करनी पड़ेगी, कंप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो। फोर्थ वन इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब आप कोई भी चीज अगर आप एंटर करने जा रहे हो तो वो सर्टेन होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, इंडेफिनिट नहीं होनी चाहिए। वेग मीन्स अगर आप ये कहो कि छत पे से कूद जाओ 100 मंजिल से और जिंदा बच के आ जाओगे तो आपको इतने मिलेंगे, वेग है। एंड अगर आप कहो कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हो जाएगा तब हम लोग ये चीज फुलफिल करेंगे, इंडेफिनिट है, नहीं, एक सर्टेन पीरियड टाइम होना चाहिए। और अंडरस्टैंडेबल कह लो कि एक्चुअल में हो, ऐसा ही होना चाहिए कि जो एक्चुअल में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल में होगी ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पढ़ा था कि ए ने बी को बोला कि 100 टन ऑफ ऑयल दूंगा, कौन सा ऑयल देगा नहीं पता, तो इसमें सर्टेनिटी है ही नहीं।
एंड लीज पे दूंगा प्रॉपर्टी फॉर इंडेफिनिट ईयर्स, इंडेफिनिट टाइम कभी भी आपका वैलिड नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कि ऐसा भी होना चाहिए कि एग्रीमेंट परफॉर्म हो पाए। अगर ऐसा होगा कि एग्रीमेंट परफॉर्म हो ही नहीं सकता तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे जादू से खजाना निकालोगे, परफॉर्म नहीं हो सकता, वो एग्रीमेंट आपका कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद हमने बात किया था यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला रेड से लेके चलता हूँ, रेड मान के चलना, जो कि हमने नई वाली लाइन हमने बनाई। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकंड वन इज योर फ्री कंसेंट जो कि आप पढ़ के आए हो, थर्ड वन इज योर लॉफुल ऑब्जेक्ट, फोर्थ वन इज योर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग जो भी आपने पढ़ा, पांचवा इज योर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सिक्स्थ नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, legal formalities, capacities of the parties, lawful consideration, ये आपकी आ जाएंगी, and intention to sorry this one will be your first one, ये मैं आगे ले गया था, my bad, गर्मी में दिमाग नहीं चला थोड़ा सा आज। अच्छा, उसके बाद हमने ये काम किया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट। किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आपको पहली क्लास में बता दिया था कि आप एग्रीमेंट बनाओगे और एग्रीमेंट आपका दो चीज से बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। फ्री कंसेंट, इसी पे भी किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो दिस वन इज योर सेकंड थिंग। थर्ड, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, पार्टीज आपकी लीगली कैपेबल होनी चाहिए। उसके अंदर तीन पॉइंटर्स हैं आपके। फर्स्ट, आपकी जो either of the party जो कॉन्ट्रैक्ट की वो दोनों मेजर होने चाहिए, not should be less than 18 years of age, should be of sound mind which means lunatic नहीं होना चाहिए, idiot नहीं होना चाहिए, and नशे में नहीं होना चाहिए, drunk नहीं होना चाहिए, because if he or she is in that state, तब ये माना जाता है कि that he or she was not capable of thinking of good or bad about himself or herself, and अगर उस टाइम पे अगर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तब वो लीगली वैलिड नहीं माना जाएगा। Third one is was not otherwise disqualified from contracting by law to which he is subject, मतलब किसी और लॉ में उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, विजय माल्या और मेहुल चौकसी दोनों कॉन्विक्ट्स हैं, भागे हुए हैं। अगर इंडिया में किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अगर इधर द पार्टी अगर परफॉर्म नहीं करती है, दूसरा कौन? मेहुल चौकसी। आपने पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम किया था, उसको गूगल करना करके, पीएनबी स्कैम करके वो भागा हुआ है। तो he is right now I think in कोई ब्लैक कंट्री में, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। मेरे he was in I think he was in UK पहले, और जब यूके गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम लोग उसको इंडिया को हैंड ओवर कर देंगे एंड व्हेन एवरीथिंग वाज सेटल्ड लीगली, वो वापस आई थिंक उधर केनिया वगैरह साइड में, करीबन साइड में कहीं पे वो भाग गया, तो वो वहीं पर ही है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर गूगल करना चाहो तो कर लेना, मेहुल चौकसी। MEHULCHOWKSI। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज योर कंसिडरेशन, कि क्विड प्रो को होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, या अगर कर दोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कि आप और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट वन इज योर लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुली अलाउड होना चाहिए। ऐसी आप कोई चीज ना करो जो कि आपकी लॉफुली अलाउड ही नहीं। अगर आप ऐसी किसी चीज में एंटर करते हो, दैट इज जो कि आपने यहाँ देखा था कि 100 kg ऑफ कोकेन अगर आप सप्लाई करने की बात करते हो तो लॉफुली अलाउड ही नहीं है। तो ये जो एग्रीमेंट के अंदर आप एंटर करोगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, दिस विल नॉट बी योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला बात करते हैं नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर वो किसी लॉ के अंदर एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे जो तो आपका ये इनवैलिड होगा, तो वो आपका इनवैलिड होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ जो कि वर्ल्ड में या फिर इंडिया में होता रहता है। अगर आपने कभी सुना हो किसी ने फिरौती जो दी जाती है, फिरौती सुना, ये जो कहते हैं कि इसको मारो तो इतने रुपए मिलेंगे या इसको मारो तो इतने रुपए मिलेंगे, तो वो है ना, तो वो जो है वो आपका लॉ में हमारे अलाउड ही नहीं है। That is being prohibited by Indian Penal Code and will every
फिरौती, फिरौती मैम, फिरौती जो हिंदी में बोलते हैं फिरौती, एंड आप इंग्लिश में बोलते हो सुपारी जो लेना बोलते हैं ना। मूवीज में देखा होगा, मिथुन की मूवीज में, गोविंदा की मूवीज में होता था कि इसको मार दो तो 1 लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें, जो गुंडे टाइप्स लेते थे। ये पढ़ो, थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग और पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट्स व्हिच आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी आर इल्लीगल इन नेचर। दोबारा बताओ, बहुत बेसिक एग्जांपल लेके मैंने बताया। कोई पुरानी मूवीज देखना, उसमें पुरानी मूवीज में हमेशा हुआ करता था कि इसको मारने के कितने पैसे लोगे, एंड सेकंड पार्टी जो गुंडा पार्टी होती थी वो कहती थी कि 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, इतना लाख रुपए, इतना लाख रुपए। एंड उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो गुंडा पार्टी मना कर देती है पैसे लेने का मारने से, या फिर ऐसा कुछ होता है कि वो नहीं मारती है, तो जिसने मरवाना है, जो द पार्टी विच इज गेटिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद दैट गुंडा पार्टी, तो वो कहीं पर भी क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो इनवैलिड होगा, बिकॉज ये इलीगल है इन एनी नेचर and it is opposed to public policy and that is being not allowed and completely illegal in the Indian penal code। भी बहुत मैंने सिंपल सोबर एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल और मूवी से एग्जांपल आपको लेके मैंने समझाया। अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर, क्लियर है। सब कुछ क्लियर है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सब कुछ क्लियर है। यस सर। परफेक्ट। तो फिर अच्छा, आपको नोट्स मिल गए हैं क्या आप लोगों को, ये जो जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं? नो सर। हाँ सर। सर बुक तो है। बुक आ गई है, कुछ सिर्फ आपको नहीं मिली है? सर मैंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेना तो सुमित सर आपको भेज। तो उसके बाद फिर ये जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगी, और पढ़ाने के बाद में आप उससे पढ़ सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग, ऑल्दो मैं गो थ्रू कराता ही फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, स्टार्ट करने से कुछ भी पहला फ्रेश व्यू, और फिर हम उसके बाद दोबारा लेके चलेंगे। आप में से किसी को भी किसी भी चीज में अभी तक भी कोई भी डाउट आया हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, जब हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास किया था टिल अंटिल नाउ हमारी थर्ड क्लास में, फील फ्री टू आस्क कभी भी। और आपको कभी भी अगर कुछ भी समझ में ना आए, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको समझ में ना आए, ऑल्दो आई एम मेकिंग माय बेस्ट एफर्ट कि मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में और रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के मैं आपको चीजें समझा के चलूं, बट अगर आपको फिर भी कुछ अगर चीजें समझ में ना आए ना, तो जस्ट मुझे वहीं पे पॉइंट आउट कर देना कि सर यहाँ पे रुक जाओ, ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, ये वाली चीज एक बार दोबारा, देन आई विल स्टॉप देयर ओनली, और मैं आपको उसी चीज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, आई एम देयर टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है सर जी? सर नोट्स प्रिपेयर करें या बुक्स ही पढ़ लें? नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, ये बताओ कि नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है। जो बुक में लिखा है एज इट इज उतारना चाहते हो कॉपी में तो कोई फायदा नहीं। अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, जो मैं समझा रहा हूँ, तो कर सकते हो, बट अगर नोट्स प्रिपेयर कर भी लेते हो ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, अगर नोट प्रिपेयर कर भी लोगे तो आंसर्स लिखने की आदत आपको है नहीं है कि लॉग के आंसर्स वगैरह कैसे लिखे जाएंगे, तो आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी इन एनी केस फिर भी। ओके सर। ठीक है, तो आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। आप नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि अगर जब आप एक बार समरी जब आप पढ़ो ना, तो वो नोट्स आपके इस तरीके से होने चाहिए कि आपको समराइज वे में हो और आपको सब कुछ देखते ही समझ में आ जाए, एंड ओनली तो लास्ट मिनट जो हमको रिवीजन करनी है तो वो उसमें से हमें हेल्प मिल जाए। ठीक है ओके सर। मेरे पास कल स्मिथ सर के अलावा किसी का भी मैसेज नहीं। ठीक है, मैंने भेजा था साइकिल मास्टर आपको, बट अगर नहीं आया होगा तो आई विल मेक श्योर कि आपको और कोई दिक्कत नहीं, आपको आ जाएगा, इस टाइम से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट नहीं है? यस सर। ओके, तो क्लास खत्म करते हैं और आप एक बार रिवीजन कर लेना, एंड इफ इन केस यू हैव एनी डाउट एनीवेयर आप बता देना, फील फ्री टू आस्क। एंड अगर वैसे भी कुछ भी अगर डाउट है तो जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है आप उसमें अपना ग्रुप डाउट ड्रॉप कर देना,
एंड जैसे मेरे को टाइम लगेगा आई जस्ट रिप्लाई टू इट, कोई भी डाउट अगर आता है, ठीक है? Okay, sir. Thanks for this lecture. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आप जैसे कई बार क्या होता है ना कि आपको पढ़ते पढ़ते डाउट आता है, तो कई बार लिख लेते हैं हम लोग, कई बार लिखना भूल जाते हैं, तो अगर आप वो लिख लेते हो तो बहुत बढ़िया। अगर ऐसा डाउट है कि वो आप वेट कर सकते हो टिल योर नेक्स्ट क्लास, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं आप भूल जाओगे या फिर आपको अभी ये रिलेटेड है विद समथिंग, जस्ट ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आई विल चेक एंड आई विल रिपोर्ट टू यू, ठीक है? जो भी आपको क्वेरी आएगी उस टेक्निक से। सर क्लास खत्म। आज की खत्म, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय।